हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आपको ऐसे ही वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं फिजिक्स का वीडियो, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियो और भी पाने के लिए CVR स्टडी पॉइंट यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूअस रैपिड फायर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन का जवाब देना है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। मॉड्यूलेशन के लिए, परिशोधन के लिए, प्रवर्धन के लिए और परिशोधन के लिए। तो इसका आंसर है 4, परिशोधन के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विपिन साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर PK अहिंजा। तो इसका आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है। पहला है बिटुमिनी कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्राइज कोयला और फ्लिक कोयला। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सबसे अधिक ऊष्मा देता है। ये पूछा गया है कि प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा देता है, तो ये होता है एनसाइड कोयला, ठीक है। आपको याद रखना है कि एनसाइड कोयला सबसे अधिक प्रति इकाई ऊष्मा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का, AM तरंगों का, 10⁻16 के क्रम की आवृत्तियां वाली तरंगों का, ठीक है। तो इसका आंसर है सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है। नियत आवृत्ति, नियत आयाम, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन, केवल आयाम में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है नियत आयाम, ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नियत आयाम का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। 4 गुना, 2 गुना, आधा, 1/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको रोकने के लिए 4 गुनी बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है, ठीक है। आपको बताना है बल, संवेग, बलागुण या संवेग परिवर्तन की दर आवेग के बराबर है, ठीक है। तो आपको यह रखना है कि आवेग के विमीय सूत्र के बराबर किसका है, तो वो है संवेग का सूत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है। आयतन, कालवटीय समय, वेग और बल। तो इसका आंसर है काल। ये बटे नहीं है, मतलब काल मतलब समय, ठीक है। आयतन देखेंगे आप, आयतन डायरेक्ट कोई मूल राशि नहीं है, जबकि समय एक मूल राशि है, ठीक है। जिसका मतलब होता है सेकेंड। आयतन का मतलब प्रति घन मीटर होता है, वेग का मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, बल का मतलब न्यूटन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। वह पतला हो जाता है, वह सिकुड़ता है, वह अपने व्यास के अनुसार फैलता है, सिकुड़ता है, वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है, सिकुड़ता है।
तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये डिपेंड करेगा धातु पर कि कौन सी धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक केशिका के व्यास को दोगुना कर लिया था तो उसके भीतर पानी का उठाव होगा दोगुना, चौगुना, आधा, उस पर कोई असर नहीं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसमें एक केसरी रखी हुई है पतली सी, इसमें अगर जल यहाँ से भरा हुआ है तो इसमें मान लीजिए यहाँ तक चल गया, मान लीजिए। और जब इस केसरी को व्यास को हम ज़्यादा कर देंगे, मतलब इसको इससे के व्यास से मतलब हम ज़्यादा कर देंगे, जैसे ये बीकर है तो इसमें हम केसरी के व्यास के पहले से कितना कर दे रहे हैं, दोगुना। तो ये जो इसका जल स्तर है ये गिर जाएगा, ठीक है। जितना पहले होगा उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हो गया इसका बी, आधा। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी विस्थापन करेगी। सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है। उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, उसके आकार के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। जब कोई पतली सुई होगी वो पानी में रखेंगे तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण वो तैरने लगेगी, ठीक है। एक तारे की सहिति यानी कि मास सूर्य की सहिति से दोगुनी है, वह अंततः कैसे समाप्त होगा? न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ, रेड जायंट, ठीक है। आपको आंसर देना है तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन तारा। जब सूर्य से जितने भी बड़े तारे हैं भारी पिंड, तो उनका जो अंत होता है वो एक न्यूट्रॉन तारे के रूप में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बरसात की बूंद बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो पहला ऑप्शन है, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं। उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फोटोस्टेट मशीन किस पर कार्य करती है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, चुंबकीय प्रतिबिंब निर्धारण, थर्मल इमेजिंग, तापीय प्रतिबिंब निर्धारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण, और अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, वैद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब निर्धारण। अगला है उपयोग में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ये कार्य करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण पर। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगा जूल, 3.8 मेगा जूल, 4 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल। तो इसका आंसर है 3.6 मेगा जूल। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं इसको 1 kWh करके। अगला है क्वेश्चन, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है।
रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूटन कितना प्लान वेग चाहिए होता है? 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वैसे एग्जैक्ट होता है 11.2। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन नंबर 17। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती हैं। सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। जब वर्षा की हल्की फुहार होती है तब हम सूर्य के सामने होते हैं। आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान में नीचे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। ठीक है, अगला है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पृष्ठ भाग के बराबर। ठीक है, जब कोई नाव अपने पृष्ठ भाग के बराबर पानी हटाएगी तो वह डूब जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रकाश परावर्तन द्वारा, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अववर्तन और प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका आंसर है प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, प्रकाश परावर्तन किससे होता है? चिकनी और अपारदर्शी सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है? जो सतह पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जितनी भी जली घटनाएं हैं, सिक्कों का ऊपर नीचे दिखना या पैर पानी में डाले हुए ऊपर दिखना, पेन डाले हुए टेढ़ा दिखना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह अति कठोर हो जाती हैं। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। अगला है निम्नलिखित में से उस युक्ति डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी और डीसी में परिवर्तित करती है? दोलित, प्रवर्धक, इष्टकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डिष्टकारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायोड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है किसी रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवाज सुनता है। उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है। दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई दी। रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई दी, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी, रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई दी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 3। रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। ठीक है, जब रेलगाड़ी जाएगी तो कम सुनाई देगी। अगला है होलोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक स्थायी सार द्विविमी दो आयाम या श्वेत और श्याम या बहुरंगी फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना, एक स्थायी त्रिविम बहुरंगी फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना, एक स्थायी त्रिविम श्वेत और श्याम फोटो रिकॉर्ड करना, निर्धारित एक रंग या बहुरंग का एक स्थायी त्रिविम फोटो रिकॉर्ड करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
निर्धारित एक रंग या बहु रंगों का एक स्थायी त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। और अगला क्वेश्चन है 25, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, पहले उठता है फिर गिरता है, पहले गिरता है और फिर उठता है। तो उसका आंसर हो जाएगा नंबर 5, ऊपर उठता है, ना ही ऊपर उठेगा ना ही नीचे गिरेगा और ना पहले उठेगा क्योंकि जब आप देखिए इस तरफ में ये ब्लॉक है, मान लीजिए इसमें बर्फ है, जब ये पिघल जाएगी तो इसका पानी ना ही बाहर निकलेगा ना ही कहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। तो जिस भी ये द्रव में डूबी हुई है उसकी यात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला है निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर, प्रकाश से कम, प्रकाश से अधिक और ध्वनि के बराबर। तो उसका आंसर है प्रकाश के बराबर। अगला है गियर हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ है पॉलिएस्टर, नायलॉन, बाइकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन। तो इसका आंसर है पॉलीस्टाइरीन। गियर हील बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। तो इसका आंसर है सूक्ष्म किरणें या माइक्रोवेव्स। ठीक है, अगला आंसर क्वेश्चन है पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए उसके आयतन में अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी आएगी, घटने के बाद वृद्धि होगी। देखिए आप जानते हैं सभी लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जाएंगे तब तक तो घटेगा, 4 के आगे जाएंगे उसके बाद वृद्धि होगी। ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा 4। घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी, मतलब इसका आप ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ भी खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मूल्य 4 है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब यहाँ पे 4 डिग्री पे न्यूनतम रहेगा और ऊपर बढ़ता रहेगा। यहाँ से आप आयतन यहाँ पे इस स्टेज पे दिखा देंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन और विघटनात्मकता, रेडियो एक्टिविटा और कृत्रिम विघटनात्मकता। तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो बनता है नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम के नाभिक मिलकर के एक हाइड्रोजन मतलब छोटे नाभिक, 2 छोटे नाभिक मिलकर के बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, इसलिए नाभिकीय संलयन इसकी क्रिया होती है। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? बड़े तत्वों का छोटे तत्वों में टूटना, न्यूक्लियर फिशन होता है ये। ठीक है, छोटे मतलब बड़े तत्वों का छोटे तत्वों में टूटना, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना।